हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नॉलेज मास्टर क्लास चैनल में। मेरा नाम है शुभम और हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे आज मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और लास्ट वीडियो जो मैंने आपको दिया था वो हड़प्पा पर था। मैंने आपको सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सभी आपको बताए थे और आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो को तो देखिए मोहनजोदड़ो जो हमारे इतिहासकार हैं उनके द्वारा माना गया है कि ये संभवतः जो है पूरी सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसकी जो है राजधानी रहा होगा, कैपिटल रहा होगा। क्योंकि ये एक देखिए यहाँ से जितनी भी चीजें मिली हैं सर्वाधिक मिली हैं सबसे ज्यादा, और इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी भी चीजें मिली हैं वो बड़ी बड़ी मिली हैं और ये काफी डेवलप स्थिति में भी था। तो देखिए इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले 1922 में इसकी खोज हुई और इसकी जो खोज है उसका श्रेय मिलता है राखल दास बनर्जी को। मैंने आरडी बनर्जी लिख दिया है, आप याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी इनका पूरा नाम है। तो देखिए मोहनजोदड़ो की खोज होती है 1922 में आरडी बनर्जी के द्वारा। और आगे बात करते हैं, देखिए संभवतः जैसा कि मैंने आपको बताया ये यहाँ की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी कैपिटल रहा होगा, इतिहासकारों के द्वारा माना गया है, क्योंकि यहां से जितनी भी चीजें मिली हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं किसी भी परीक्षा की, आप वनडे एग्जाम दे लें या आप कोई उससे ऊपर का कोई भी एग्जाम दें, तो मोहनजोदड़ो से प्रश्न आना मतलब एक लाजमी सी बात हो जाता है, वहां से प्रश्न अक्सर पूछा ही जाएगा। मोहनजोदड़ो से 90% प्रश्न आपसे यहां से पूछा जाएगा। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से कोई प्रश्न आ रहा है तो आप ये समझ के चलिए 90% चांस है कि मोहनजोदड़ो से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि यहीं से देखिए इंपॉर्टेंट चीज मिलती है हमें। और वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है और परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो से, वो आज हम पढ़ते हैं। देखिए चलिए पढ़ते हैं। देखिए अन्य नाम, सबसे पहले हम बात करें कि मोहनजोदड़ो को हम अन्य नाम क्या क्या बुलाते हैं। ठीक, तो देखिए मोहनजोदड़ो को हम सबसे इंपॉर्टेंट बात, और परीक्षा की दृष्टि से आप लगा लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूं तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, ज्यादातर आपको मृतकों का टीला ही दिखाई देगा। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा मृतकों का टीला कहां पर मिला है तो आप या किसको कहते हैं, तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अन्य नाम है। और स्तूप टीला भी इसे कहते हैं, जो यहाँ के पे पहले कुषाण शासक थे उन्होंने एक स्तूप बनवाया था इसलिए इसे स्तूप टीला भी कह देते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी जो एग्जैक्ट वो है लोकेशन, वो क्या है, यानी कि ये कहां पर। देखिए पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है ये, जैसा कि मैंने आपको हड़प्पा के बारे में बताया था उसकी भी लोकेशन। तो देखिए पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर। आगे बात करते हैं, देखिए जैसा कि मैंने आपको हड़प्पा पढ़ाते हुए बताया था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके जितने भी नगर हैं, चाहे मैं लोथल की बात करूं, कालीबंगा की बात करूं, सुतकोटड़ा की बात करूं या और भी कई अन्य स्थल जो भी हैं, तो इसके जितने भी स्थल हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो दो पार्ट में डिवाइड रहेंगे। ये मैंने आपको हड़प्पा पढ़ाते हुए बता दिया था। एक पार्ट होगा पश्चिमी भाग, एक होगा पूर्वी, यानी कि एक पश्चिमी टीला एक पूर्वी टीला, ये मैंने आपको बता दिया था। तो दो पार्ट में डिवाइड रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको हड़प्पा पढ़ाते हुए भी बता दिया था, ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करूंगा। देखिए जो पूर्वी टीला है उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे, पहले हम आ जाते हैं पश्चिमी टीला। तो जो मोहनजोदड़ो में पश्चिमी टीला है वहां से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जिसको मैं कह दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप याद रखिए, अगर आप इसको एक बार याद कर लें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बताऊंगा, तो वो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखिए कि यहां पर महाविद्यालय, एक महाविद्यालय मिला है हमें, यानी कि एक कॉलेज का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद बात करें विशाल सभा भवन, यानी कि ग्रेट असेंबली हॉल मिलता है यहां से हमें। संभवतः यहां पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपनी मीटिंग वगैरह करते होंगे। उसके बाद बात करें यहां पर जो ये कुछ पुरोहितों के आवास मिले हैं, पुरोहितों जैसे पंडितों के कुछ आवास मिले हैं, वो वहां पर रहते होंगे। जो हमारा पश्चिमी टीला है, याद रखिएगा पश्चिमी टीले से हम ये बात कर रहे हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं आपको बता रहा हूं, विशाल अन्नागार, इसे ग्रेट ग्रेनरी भी बोलते हैं, ग्रेट ग्रेनरी भी बोलते हैं, यानी कि विशाल अन्नागार। संभवतः यहां जितने भी इंडस सिविलाइजेशन, वैली सिविलाइजेशन के जो लोग होते होंगे मोहनजोदड़ो में, वो अपना जो अन्नागार यानी कि जितना भी खाद्य पदार्थ है, खाने योग्य पदार्थ है, वो यहां पर स्टोर करते होंगे। तो इसीलिए ये विशाल अन्नागार इसको बोला गया है, ग्रेट ग्रेनरी। और मैं आपको बता दूं पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये सबसे बड़ी इमारत थी, लगभग 45 मीटर इसकी ऊंचाई थी। तो आप याद रखिएगा, आपसे कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछा जाए विशाल अन्नागार हमको कहां से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो आप उसका उत्तर देंगे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से ही हमें विशाल अन्नागार मिलता है, ग्रेट ग्रेनरी यहीं से मिलती है। अब देखिए इसमें एक और चीज है, इसी पश्चिमी टीले की हम बात करें तो विशाल स्नानागार भी यहां से हमको मिलता है, विशाल स्नानागार। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि विशाल अन्नागार बड़ा है या विशाल स्नानागार बड़ा है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, विशाल अन्नागार जो है यानी कि जो ग्रेट ग्रेनरी है वो सबसे बड़ी है, लेकिन यह भी याद रखना है कि विशाल स्नानागार भी यहां से हमको मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए विशाल स्नानागार कहां से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से मिलता है, आपका उत्तर मोहनजोदड़ो होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि विशाल अन्नागार कहां से मिलता है या सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की या विशाल ग्रेट ग्रेनरी कहां से मिलती है, तो मोहनजोदड़ो आपका उत्तर होगा। और अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो विशाल अन्नागार उसका उत्तर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि विशाल स्नानागार था कैसा। देखिए उत्तर में, ये उत्तर है नॉर्थ, ये दक्षिण में साउथ। इसमें दोनों तरफ से, उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां हुआ करती थी, और बीच में जो है यहां पर पानी का कुंड था, यहां पानी का कुंड हुआ करता था, जिसमें संभवतः वो जैसे होता है ना स्विमिंग पूल, दोनों तरफ सीढ़ियां होती हैं और बीच में हम नहाते हैं, तो उसी तरह से था, यहां भी पानी का कुंड था। और देखिए इसके जो साइड साइड में यहां पर आवास मिले हैं, संभवतः यहां पर ये आवास मिले हैं, ये पता चलता है इससे कि यहां पर, और साथ में पुरोहितों के आवास भी मिले हैं। यहां पर हो सकता है ये चेंजिंग रूम हो उनके उस टाइम के, और यहां पर पुरोहितों के आवास भी मिले हैं, जिससे यह भी पता चलता है कि वो अपनी नहाकर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में उस समय पानी की पूजा भी हुआ करती थी। देखिए ये तो मैंने आपको इतनी चीजें बता दी, और संभवतः आप ये याद रखिएगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई वो है विशाल अन्नागार। इसको तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक विशाल अन्नागार और दूसरा मृतकों का टीला। विशाल अन्नागार और मृतकों का टीला, और बाकी खोज तो आप याद करनी ही है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, और विशाल अन्नागार हमें कहां से मिला है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम पूर्वी टीले की ओर। अब पूर्वी टीले की ओर हम बात करेंगे और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हमें पूर्वी टीले से मिलती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब एक बात आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है हड़प्पा वाली, तो अब क्या कंफ्यूजन है वो भी मैं आपको यहां दूर कर देता हूं। देखिए हड़प्पा वाली जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें मैंने लास्ट में लिखा था सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें मिली है हड़प्पा से, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें। तो अभिलेखीय मोहरें वो अलग हैं और सर्वाधिक मोहरें जो मिली हैं वो अलग हैं, ये अलग हैं। सर्वाधिक मोहरें यहां से मिली है, लेकिन अभिलेखीय मोहरें पूछा जाए तो हड़प्पा से। तो सर्वाधिक मोहरें जो हैं वो यहीं से मिली हैं। अगर अभिलेखीय मोहरें पूछेगा तो हड़प्पा है, लेकिन सर्वाधिक मोहरें पूछेगा तो मोहनजोदड़ो है, और उनकी संख्या है 1200, यानी कि 1200 के करीब यहां पर हमें सर्वाधिक मोहरें मिलती हैं। और ये किस खनिज की बनी है, देखिए शैल खड़ी जो हमारा होता है ना स्टेटाइट की ये बनी है, शैल खड़ी की ये बनी है। आगे बात करते हैं, देखिए ये सर्वाधिक मोहरें, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता जा रहा हूं। एक मृतकों का टीला बताया, फिर पश्चिमी टीले से विशाल अन्नागार जो हमें मिलता है, ग्रेट ग्रेनरी। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज है ये नृत्य करती नारी की कांस्य की मूर्ति।
यानी कि नृत्य करती ब्रॉन्ज की जो मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आता रहता है यहां से प्रश्न कि नृत्य करती कांस्य की मूर्ति कहां से मिली है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो उसका उत्तर होगा, नृत्य करती कांस्य की मूर्ति। और देखिए आगे जो है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा, पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें कहां से मिली है, तो वो भी हमारा उत्तर उसमें मोहनजोदड़ो ही होगा। याद रखिएगा पशुपतिनाथ की मूर्ति और साथ में नृत्य करती कांस्य की मूर्ति, यानी कि दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो हो गया नृत्य करती कांस्य की मूर्ति, मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो इसका उत्तर होगा, कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। अब दूसरी बात है पशुपतिनाथ की मूर्ति भी पूछ लेगा आपसे, क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है, पूर्वी टिले से। ठीक, अब देखिए एक और जो है एक मोहर या कह लीजिए आप इसे मूर्ति टाइप, वो भी मिली है यहां से, और उसमें जो चित्र मिले हैं वो 4 जानवरों के चित्र मिले हैं। अब देखिए ये कौन कौन से हैं, एक है हाथी, एक है भैंसा, एक है बाघ और एक है गेंडा। हाथी है, गेंडा है, भैंसा है, बाघ है और नीचे 2 हिरण भी हैं। अब आपसे अक्सर जो परीक्षा में पूछ लेता है कि इसमें शेर है, गाय है, घोड़ा है। शेर, गाय, घोड़ा इसमें नहीं है, इसमें हाथी है, भैंसा है, गेंडा है और बाघ है और नीचे 2 हिरण है। तो ये जितने भी मैंने जानवर यहां लिखे हैं ना, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी अक्सर पूछा जाता है। पर मोस्ट इंपोर्टेंट तो मैंने आपको बताया, पशुपतिनाथ की मूर्ति आप याद रखिए, नृत्य करती कांस्य की मूर्ति आप याद रखिए, विशाल अन्नागार भी आप याद रखिए और मृतकों का टीला भी आप याद रखिए। और बाकी खोज तो आप याद रखिए ही रखिए, 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी और पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है ये। ठीक, ये हुई हमारी मोहनजोदड़ो से जितने भी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से जितने भी जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको मोहनजोदड़ो से सभी समझा दिए हैं और बहुत अच्छे से समझाए हैं। और कोई छूट गया होगा तो लास्ट में देखिए, जैसे ही मैं सिंधु घाटी सभ्यता खत्म करूंगा, जो मेरी आखिरी वीडियो होगी, उसके बाद जो आपको अगला वीडियो मिलेगा ना, वो फुल रिवीजन होगा सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी कि उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सिंधु घाटी सभ्यता से, जो आपकी तैयारी को और सुदृढ़ बनाएंगे, आपको और मतलब कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि हाँ, जो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता करा है, पढ़ा है, मेरे द्वारा जो आपको वीडियोस प्राप्त हुए हैं, उससे जो आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। तो मैं आपको पूरा सिंधु घाटी सभ्यता से जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न की एक पीडीएफ तो दूंगा ही दूंगा, वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वीडियोस के थ्रू मैं आपको यहां पर सॉल्व कराऊंगा उन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। यहां पर मैं खुद सॉल्व कराने वाला हूं, हो सकता है वो मैं आपको यहां बोर्ड पर ना कराऊं, डिजिटली कंप्यूटर के माध्यम से कराऊं, तो लेकिन वीडियो तो मैं आपको दूंगा, ये गारंटी है, वीडियो तो मिलने वाला है आपको। एक बार सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको वीडियो तो मिलने वाला है सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी का वीडियो मिलने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जितनी भी मैं सिंधु घाटी सभ्यता पर वीडियोस बना रहा हूं टॉपिक्स पर, उसको आप जरूर देखते रहिए, क्योंकि जब मैं वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके माइंड में एकदम जो आंसर है वो क्लिक करना चाहिए कि हाँ, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इस तरह से, तभी आपको लगेगा कि हाँ, मैंने भी पढ़ा है, कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा है, तभी पढ़ने का मजा भी है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और जितना भी मैंने आपको समझाया है आप इसको नोट भी कर सकते हैं। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।